नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के मोबाइल में जीपीएस तो होगा ही, जिसको आप लोग लोकेशन के रूप में भी जानते हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि क्या यह कैसे काम करता है? तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि इसकी कार्य पद्धति किस प्रकार है, कैसे इसको तैयार किया गया और आप कैसे ही कुछ सेकंड्स में अपनी लोकेशन जान लेते हैं या स्थान के बारे में पता लगा लेते हैं या किसी एक जगह बैठे-बैठे किसी दूसरे एरिया को ट्रैक कर लेते हैं। तो इससे संबंधित एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हालाँकि उस चर्चा के पीछे जो प्रमुख कारण है वह कारण है द हिंदू में आया है एक एक्सप्लेन। तो यह आप लोगों के लिए एक एनालिसिस रहेगा, जहाँ आपको बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी। आपको जान के पता लगेगा कि कैसे-कैसे हमारा जीपीएस इतने अच्छे से काम करता है। हालाँकि वर्षों की मेहनत है इसके पीछे, जब इसको इतना अधिक समृद्ध और ईज़ी बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है एक प्रश्न जो आप लोगों से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कुछ इस प्रकार का रहेगा। यदि आप लोग जानते हैं तो पहले ही आंसर कमेंट कर देना है, नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारी खास बातें आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में हैं। चलिए, तो देखिए मामला क्या है समझते हैं। तो जो जीपीएस पूरा का पूरा प्रोग्राम था, यह वर्ष 1973 में शुरू किया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन प्रोग्राम शुरू किए जाने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब सब चीज़ें शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने टीम नियुक्त कर दी, सारा काम होने लग गया। अब इसके ऊपर जिस टीम ने काम किया, उसने काम करते हुए सब चीज़ें सेटअप की और उसको पता था कि सैटेलाइट्स के माध्यम से हम इसको सक्षम बना सकते हैं और हर एक चीज़ ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर से ही देखा जा सकता है कहाँ पर क्या-क्या है, कैसा-कैसा है। यहाँ बैठे-बैठे तो नहीं पता लगेगा। चलिए, तो इसीलिए इन्होंने वर्क किया सैटेलाइट्स के ऊपर और पहली सैटेलाइट वर्ष 1978 में इन्होंने लॉन्च कर दी। पहली सैटेलाइट वर्ष 1978 में लॉन्च की, लेकिन उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 24 सैटेलाइट्स लॉन्च की और आज के समय में उन 24 सैटेलाइट्स के माध्यम से ही ये पूरा जीपीएस नेटवर्क बंधा हुआ है, जो पूरी दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर कवरेज दे रहा है और लोगों को बता रहा है कि आप कहाँ पर हैं। आज के समय में ये इतना अधिक समृद्ध हो गया है कि आपको हवाई मार्गों की जानकारी भी देगा, जल मार्गों की जानकारी भी देगा। कहाँ से छोटी-छोटी गलियाँ हैं ना, ये आपको आज के समय में इतनी बातें भी बता दे रहा है। तो वर्षों की मेहनत लगी हुई है टीम की, जिस वजह से यह इतना अधिक अच्छा है। वर्ष 1964 में यह शुरू हुआ और इसने वैश्विक कवरेज देना शुरू कर दिया। अगर हम आज के समय में नोटिस करें तो पता लगता है कि यह सामान्य रूप से 2.2 मीटर से कम स्थिति में आपकी सटीकता को बताता है कि आप एक्चुअल में है कहाँ। कभी-कभी बताता ना, आप लोग कभी भी लोकेशन शेयर करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आएगा इतने अराउंड होगा, इतने की एक्यूरेट होगा, इतने मीटर के दरमियान दिखाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं बता पाता क्योंकि बहुत ऊंचा ट्रैकिंग होता है, लेकिन ये पूरा प्रयास करता है कि आपका एग्जैक्ट पॉइंट पता लगे। तो ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, लेकिन वो हिलता रहता है। आप कभी नोटिस करेंगे ना अपनी लोकेशन को, वो हिलेगी। तो उसके पीछे हिलने का कारण क्या है कि सिग्नल्स लगातार एक्टिव हैं, लगातार जानकारी आ रही है, जा रही है, जो उस मूवमेंट के बारे में सूचित कर रहा है कि ठीक है, यहीं पर ही कहीं है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ट्रैक कर रहा है, तो आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बार आप फूड डिलीवरी करते हैं, तो आपका जो डिलीवरी बॉय होता है ना, वो लोकेशन पे आ जाता है। आप जो लोकेशन डाल देंगे ना, आप चाहे वहाँ खड़े हुए हैं वो ऑन रोड, लेकिन वो ऑन रोड खड़े होने के बावजूद आपके सामने आकर के अपनी स्कूटी या बाइक नहीं रोकता। क्या करेगा? सर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, सर आप कहाँ खड़े हुए हैं, सर यही वाली टी शर्ट है आपकी, सर आप हाथ उठा के दिखा दीजिए। ऐसा काम चलता है ना, तो बिल्कुल उसके पीछे कारण ये है कि वो थोड़ा सा आपको नियर अराउंड दिखाता है, यह स्थिति रहती है। तो 2.2 मीटर से कम की स्थिति में सटीकता इसकी होती है, ऐसा माना जाता है। यह जो पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम है, यह 3 प्रकार के घटकों पे काम करता है, यानी कि 3 वर्गों में इसको विभाजित किया जाता है। जो इसका पहला खंड है वह होता है अंतरिक्ष खंड, जिसके अंदर हमारे सैटेलाइट शामिल हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं और तुरंत अभी आप खोलोगे आपकी लोकेशन फ्री बताएगा। कैसे-कैसे बताएगा अभी बताते हैं। दूसरा खंड है नियंत्रण खंड, यानी कि कहाँ से इसको रेगुलेट किया जा रहा है। और तीसरा है उपयोगकर्ता, जिसमें हम सभी लोग आ जाते हैं ना, हम नियंत्रित तो नहीं करते, हम इसके यूज करते हैं, तो हम उपयोगकर्ता खंड में आएंगे। समझते हैं कैसे कैसे कहाँ पर क्या खंड में होता है। तो देखिए, जो पहला खंड है अंतरिक्ष खंड, कुल कितने उपग्रह हैं? 24 उपग्रह हैं। ठीक है, लेकिन इन 24 उपग्रहों की खास बात यह है कि एक कक्षा के अंदर मात्र 4 उपग्रह होते हैं और आज के समय में 6 कक्षाओं के अंदर 4-4 उपग्रह हैं, यानी कि 24 उपग्रह इस प्रकार से विभाजित हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें पता लग रहा है कि यह जो उपग्रह है, यह पृथ्वी से 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह है इनकी हाइट है। अब आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि एक कक्षा में 4 उपग्रह है, इसी वजह से जब कभी भी आप एक समय में अंतरिक्ष को देखेंगे,
सामान्य आंखों से नहीं, जिस भी प्रकार से आप देख पाएं, जिसकी भी सहायता से, तो आपको पता लगेगा कि एक समय में आप 4 उपग्रहों को देख पाते हैं, क्योंकि एक जो ऑर्बिट है ना, उस एक ऑर्बिट के अंदर आपको 4 सैटेलाइट देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी और सैटेलाइट को देखना चाहते हैं तो जनरली आपको अपना ऑर्बिट का जो लोकेशन है वो बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बदलेंगे तो उस प्रकार से आपको और सैटेलाइट्स भी घूमती हुई दिख ही जाएंगी। ठीक है, तो कम से कम एक समय में आपको 4 उपग्रह देखने को या सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगी। यह इसका सिस्टम है। क्लियर है? यह जो सैटेलाइट्स होते हैं इनके यह एक दिन में पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूरा चक्कर पृथ्वी का दिन में 2 बार लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जब कभी भी लोकेशन या जीपीएस को यूज करो तो आपका फोन सेम सैटेलाइट से कनेक्ट हो। सैटेलाइट चेंज हो सकती है, और एक बार में जब आपका फोन कनेक्ट करता है ना सैटेलाइट से, तो 4 सैटेलाइट कनेक्ट करता है एक बार में, और वह चारों सैटेलाइट मिलजुल करके आपस में जूझती है, एक दूसरे को बोलती है नहीं ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट, फिर आपस में कंक्लूड करती है कि हाँ ठीक है, व्यक्ति इस वाले पॉइंट पर है, यह हम लोग फाइनल कर देते हैं। और ये सारा डिसीजन बहुत ही जल्दी ले लिया जाता है इनके द्वारा। दूसरा जो खंड है वह नियंत्रण खंड है, यानी कि जमीन पर जो इनके नियंत्रण स्टेशन है, यह दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। प्रमुख स्टेशनों के माध्यम से सारी की सारी जानकारी रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि सब चीजें ठीक नियमित रूप से संचालित होती है। यह इन 24 उपग्रहों के ऊपर प्रॉपर नजर रखते हैं और इनकी कार्य पद्धति, इनकी प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, इनके द्वारा भेजा गया डाटा, हर एक चीज यह रेगुलरली नोटिस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो तीसरा खंड है वह हो गए हम सभी लोग। तो आज के समय में इसका उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र हो, चाहे निर्माण हो, चाहे सर्वेक्षण करना हो, कोई रसद का मामला हो या दूरसंचार। इसके साथ साथ खोज और बचाव कार्य, हवाई यात्रा करनी है, मौसम विज्ञान जानना है, भूकंप विज्ञान जानना है और सैन्य संचालन करना है, या इसके अलावा और भी कुछ। आज के समय में जीपीएस सभी के लिए एक अनिवार्य सी स्थिति बन गई है और हमारा जीवन से यह बहुत अधिक जुड़ गया है। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, सीधा डालो, आप ट्रैक कर सकते हैं। आप खुद को भी ट्रैक कर सकते हैं। आप कब कहाँ हैं, किस स्थिति में है, तुरंत लोकेशन खोलोगे, आप अपनी स्थिति जान लोगे। अच्छा, मैं इस वाले क्षेत्र में हूँ। इतना ही नहीं, वहां पे आप देख के पता लगा लोगे कि अगर मैं ऐसे ऐसे निकलता हूँ तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और इसके साथ साथ ही आपको यह भी पता लगेगा कि आप जैसे जैसे मूव करेंगे ना, आपकी लोकेशन हिलेगी। जिस डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे तो वह भी नॉर्थ में मूव करेगा पॉइंट, साउथ जाएंगे पॉइंट साउथ में जाने लगेगा, ईस्ट जाएंगे पॉइंट भी ईस्ट में जाएगा, और अगर वेस्ट जाएंगे तो पॉइंट भी वेस्ट में जाना शुरू कर देगा। और साथ साथ हो सकता है कि कुछ सेकंड्स का अंतर हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से यह काम करता है यह अपने आप में सभी के लिए विचारणीय रहता है कि कैसे इतना अधिक, इतनी अच्छी चीजें सक्षम हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की जो प्रगति हो रही है लगातार, वह प्रगति सभी के जीवन को आसान और सभी के जीवन को बहुत अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। चलिए अब आगे समझते हैं इसका पूरा का पूरा पैटर्न। तो देखिए, यह इसका पैटर्न होता है। जब कभी भी आप अपने मोबाइल के अंदर लोकेशन को ऑन करते हैं, तो आपकी लोकेशन ऑन करते ही आप सबसे पहले 4 सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप सैटेलाइट्स के साथ में कनेक्ट होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर डाटा का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है कि हमेशा ही जो सैटेलाइट्स होती हैं मूव कर रही होती है, तो यह आपकी इस लोकेशन का प्रॉपर एनालिसिस करती हैं, और एनालिसिस करने के साथ साथ ही आपको बताती रहती है, आपकी मूवमेंट्स को भी ट्रैक करती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो सैटेलाइट है अगर आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, तो तुरंत ही आपका जो डिवाइस है वह किसी नए सैटेलाइट को जो सबसे पास पड़ेगा उससे तुरंत के तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा, और सारे का सारा कार्य इसी प्रकार से चलने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर अगर जीपीएस को ऑन किया तो यह तुरंत एक रिसीवर की तरह कार्य करने लगेगा। सबसे करीबी सैटेलाइट जो भी होंगी यह तुरंत वहां पे कनेक्ट कर जाएगा, और एक समय में लगभग 4 सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है। यह स्थिति इसके साथ बनी जाती है और यह सही नेविगेशन में मदद करता है। 4 सैटेलाइट के मामले में यह माना जाता है कि चारों मिलकर के निर्णय लेंगी तो आपकी सटीक लोकेशन बताएगी कि आप किस स्थान पर हैं। ठीक है, अभी छेड़छाड़ नहीं कीजिए अपनी लोकेशन के साथ में, पहले समझ लीजिए, बाद में आराम से हर एक चीज को टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको 4 सैटेलाइट मिलजुल करके अंतिम निर्णय दे देंगी कि ठीक है आपकी लोकेशन ये है। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में, यह भी समझदार है, इनको पता है अब कि भाई आप मूवमेंट कर सकते हो, आप टेस्ट करोगे कि क्या आप मुझे पहचान पा रहे हो, मैं किधर जा रहा हूं किधर नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निरंतर संकेत आपस में एक दूसरे का लेन देन करेंगे, और ट्रांजिट समय को भी नोट किया जाएगा, जिसके साथ साथ पता लगता है कि हर उपग्रह से दूरी की गणना की जाएगी। ट्रांजिट समय कितना है, उपग्रह के साथ में दूरी कितनी है, हर एक चीज को नोट किया जाएगा, और देखा जाएगा कि जितने समय तक लोकेशन ऑन है क्या वह सभी सैटेलाइट आपके एरिया में रहेंगे, या फिर उनको अपना नेटवर्क बदलना पड़ेगा और किसी नए सैटेलाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। यह सब चीजें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नोट कर ली जाती है। ठीक है,
चलिए, तो स्मार्टफोन जो होते हैं वे क्या करते हैं, उपग्रह के द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर आपकी अपनी स्थिति बताएंगे। साथ साथ जब पहले वह स्थिति को साझा कर लेंगे तो स्थिति साझा करने के बाद फिर आपको दूसरी जानकारियां देंगे। दूसरी जानकारी कैसे देंगे, कई बार आप बैठे होंगे कभी ट्रेन में, आप ट्रेन में बैठ के लोकेशन को ऑन कर दीजिए अपनी, ठीक है। अगर आपने ट्रेन में बैठ के अपनी लोकेशन ऑन किया है और आप मूव कर रहे हैं तो आप वहां पर बैठ के पता लगा सकते हैं कि आपकी जो ट्रेन है वह किस स्पीड से मूव कर रही है। अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं तो लोकेशन ऑन करके आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा चल रही है। साथ साथ आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है, आप दो लोकेशन के बीच में कितने डिस्टेंस पर हैं। वहीं साथ साथ अगर वहां पर सूर्योदय की स्थिति है या सूर्यास्त की स्थिति है तो हर एक चीज आप इसके माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं कि यह आपको सब चीजें बताएगा। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत बार जीपीएस अगर आप यूज करते हैं तो मौसम बदलने के साथ साथ चीजें बदलने के साथ साथ हर एक जानकारी भी आपको वहां पर मिलती है। आजकल तो हर एक चीज इतनी समृद्ध हो गई है ना कि आपके आसपास कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी खराब हो जाए, कहीं गड्ढा हो जाए, वो हर एक चीज आपको लोकेशन पर दिखा देता है कि आपके आसपास में ये हो रहा है। तो इत्यादि इत्यादि रोड से नहीं जाना, इत्यादि इत्यादि मार्ग से निकल जाओ, बच के चले जाओगे, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। रोड पे ट्रैफिक लग गया, सब कुछ रेड हो जाएगा आपके आसपास में, यह आपको बता देगा। इतना अधिक उन्नत कर लिया गया है आज के समय में इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ठीक है। और यह जो पूरा सिस्टम है वर्क करता है जीपीएस निर्देशांक पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपने डिवाइस के अंदर कोई जगह सर्च की, ठीक है। अब आपने जो डिवाइस में जगह सर्च की, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मुखर्जी नगर ही है, ठीक है। मुखर्जी नगर या करोल बाग, आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने वह लोकेशन सर्च की। अब यह जो एक्चुअल में डिवाइस है ना, पूरा ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो जितना भी जीपीएस सिस्टम बनाया गया, ये नहीं जानता कि कोई मुखर्जी नगर वगैरह है। मुखर्जी नगर कैसे पहचानता है ये? तो किसी व्यक्ति ने क्या किया या डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इसको बताया कि ये जो पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया को कहते हैं मुखर्जी नगर। तो इसने पहचाना कि अच्छा यह मुखर्जी नगर है, इसकी देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति ये वाली है, तो यह वाला पॉइंट या इसके आसपास का कवरेज दे देगा, ये वाला पॉइंट, यह क्या कहलाएगा, मुखर्जी नगर कहलाएगा। अब आप मुखर्जी नगर सर्च करेंगे तुरंत आपको यह लोकेशन दिखा देगा। या आप बैठे हुए हैं मुखर्जी नगर के अंदर, आपने लोकेशन ऑन किया तो आपको पता लग जाएगा कि आप मुखर्जी नगर में है। क्यों? क्योंकि यह जो पूरा सिस्टम है यह ऐसा मानता है कि जिस देशांतर पे या जिस अक्षांशीय स्थिति पर आप हैं वह पॉइंट एक्चुअल में मुखर्जी नगर के रूप में हम जानते हैं। तो वहां मुखर्जी नगर दिखाई देगा, आपको दिखा सकता है यह कि आप इतने अक्षांश या इतने देशांतर पे हैं, यह सब चीजें भी यह स्पष्ट करता है। तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा पैटर्न है जीपीएस निर्देशांक पर है। अगर आप चाहें तो उन निर्देशांकों को यानी कि अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति को डाल करके आप पहचान सकते हैं कि आप कहां पर हैं या क्या स्थिति आपके साथ बनी हुई है। क्लियर है? जनरली इसको नॉर्थ और साउथ या फिर वेस्ट और ईस्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो जो भी स्थिति आपकी रहेगी पूरे गोलार्ध के अनुरूप, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ दिखाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ दिखाएगा। अगर आप इसके साथ साथ ही पूर्वी गोलार्ध में है तो ईस्ट पॉइंट आ जाएगा, और अगर पश्चिमी गोलार्ध में है तो वेस्ट पॉइंट दिखाएगा आपको। तो इस प्रकार से यह आपको लोकेट करने में मदद करता है, और पूरी दुनिया आज के समय में इसी के अनुरूप चल रही है। अगर आप कहीं जाते हैं और आपने डाला इत्यादि इत्यादि बैंक्वेट, तो बैंक्वेट को नहीं पहचानता, इसको बताया गया है कि इतने अक्षांश और इतने देशांत पे जो जगह है उसको यह कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतों को ट्रैक करके जगह पे आपको यह पहुंचा देता है, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी लेके इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ है इतना आप लोग को? ओके। तो देखिए इसी प्रकार इसी पद्धति पर चलते हुए भारत ने अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप किया जिसको आज हम नाविक कहते हैं। वैसे इसको कहा जाता है IRNSSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा वर्क करते हैं। तो यह जो पूरा सिस्टम है इसको हमने काफ़ी अच्छा भी डेवलप कर लिया है, बहुत अधिक काम चल रहा है। इसको डेवलप किया है इसरो ने। तो आज के समय में यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है यह हमें भारत के साथ साथ भारतीय सीमाओं से परे 15 किलोमीटर की दूरी की जानकारी देता है। यानी कि आप भारत की स्थिति भी जान सकते हैं, वहीं साथ साथ जो भारत का समुद्री क्षेत्र है 1500 किलोमीटर तक का, वहां तक की जानकारी आपको देगा। हालांकि इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है कि एक है मानक स्थिति सेवा और दूसरा है प्रतिबंधित सेवा। मानक स्थिति सेवा ऐसी है कि हर एक व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। अभी प्रतिबंधित सेवा जो है यह कुछ खास लोगों को ही इसका एक्सेस दिया गया है, वही का यूज कर पाते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ ही आप लोग को यह बात भी ध्यान रखनी है कि आज के समय में काफ़ी अधिक हम यूज़ करना चाहें तो भारत के अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन में प्रयोग कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन में प्रयोग कर सकते हैं, वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन में कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को जोड़ने में या लोकेशन ट्रैक करने में कर सकते हैं, साथ-साथ सटीक समय मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह आज के समय में हमारे लिए लाभदायक है। हालाँकि भारत ने विकास किया है, लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों ने भी इसके ऊपर काम किया है और वह चाहते थे कि पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर या जीपीएस के ऊपर निर्भर ना रहें, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की नेविगेशन प्रणालियों को विकसित कर लिया। जैसे कि चीन ने बनाया अपने लिए वाडुंग। कब बनाया? 1994 में सब चीज़ें इसने शुरू की और धीरे-धीरे यह उन्नति करता चला गया। 1982 में बनाया रशिया ने ग्लानोस अपना, और इसके साथ साथ ही पता लगता है कि यूरोप ने काम किया और अपने लिए बनाया गैलीलियो। वर्ष 2005 में सब चीज़ें इसकी शुरू हुई थी। ज़ेनिथ के नाम से जापान ने शुरू किया अपना नेविगेशन सिस्टम वर्ष 2018 में। हालांकि अभी भी यह ट्रायल पे चल रहा है, लेकिन यह भी जल्द सफल होगा और इसको भी पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया भले ही यूज़ ना करे, लेकिन जापान के लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। यह भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ों का विस्तार किया जाता है। जीपीएस भी एक दिन में इतना अधिक व्यापक और उन्नत नहीं बना है, धीरे धीरे इसने सफलता हासिल की है और तब जाकर के आज ये आपको गली कूचों, चौराहों, छोटी छोटी दुकानों, हर एक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। खैर, जो शुरू में प्रश्न आपको दिखाया गया था कुछ इस प्रकार का था, तो अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसके साथ साथ ही जितना कंटेंट है आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मेंस के लिए भी नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कुछ नई बातें जानने, सीखने, समझने को मिली होगी। आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी जानें, तो जल्दी वीडियो को बाकी साथियों तक भी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, लेकिन आंसर भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए विदा दीजिए। कुछ नई बातों के साथ अगली वीडियो में करते हैं मुलाकात। थैंक यू सो मच।